मैं ना ज़्यादा उड़कर सोच के छोटे आसमान को बड़ा कर देती हूँ। ज़्यादा खुलकर मैं नेटवर्किंग अच्छी कर लेती हूँ। ज़्यादा पढ़ने के बाद भी मम्मी के साथ रोटियाँ बेलती हूँ। ज़्यादा इमोशनल हूँ, इसीलिए हर इंसान को समझती हूँ। और ज़्यादा फ्रीडम मिलने पर इस दुनिया को उसका असली आईना मैं दिखाती हूँ। हम ना एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर कम हो जाए तो लोग कहते हैं कि जाने दो लड़की है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं लोग बेशर्मी की हद होती है। लेकिन मैं ना एक ऐसी लड़की हूँ जिसे ज़्यादा करने की आदत है। नमस्ते, मेरा नाम है वनिका। मैं एक कहानीकार हूँ और एक स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ और ये मेरी कहानी है। जयपुर की एक छोटी सी कॉलोनी से एक टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली में रहने वाली माँ पा की वो आइडल बेटी जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। पर क्या हो अगर उसे अपनी दुनिया थोड़ी बड़ी देखनी हो? क्या हो अगर उसे कुछ ऐसा करना हो जो उसकी मम्मी, चाची, दादी, नानी किसी ने भी कुछ किया ना हो? उस टाइम पे ना उसे अपने ख्वाबों और अपने अपनों के बीच में ना चुनना पड़ता है या फिर एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। पता है, जब मैं छोटी थी ना तो आई ग्रू अप अराउंड विमेन जो लोग अपनी लड़ाई में अपने माँ बाप के सामने हार चुकी थी। जब मैंने अपनी माँ को देखा, क्योंकि बोला जाता है कि अपनी मम्मी जो होती है ना आपकी, वो आपका पहला इंट्रोडक्शन होती है औरतों के लिए। आपकी कहानी में आपके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने जब अपनी मम्मी को देखा था, शी वांटेड टू बी अ पर्सन हु स्टडीड। वो पढ़ना चाहती थी, वो लिखना चाहती थी, वो कॉलेज जाना चाहती थी, बट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उनकी शादी करा दी गई। वो कभी करना नहीं चाहती थी, बट शी वांटेड टू बी देयर फॉर हर फैमिली। वो अपने माँ बाप के लिए रहना चाहती थी, इसीलिए शी गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। और 1 साल बाद उनकी लाइफ में मैं आ गई। वो सिर्फ 20 साल की थी जब उन्होंने मुझे संभालना शुरू किया मेरे पापा के साथ, और उसके बाद से उन्होंने हर सपने में ना मुझे इंक्लूड कर दिया। और जब बड़े होते हुए मैंने उन्हें देखा कि वो हमेशा हर चीज में मुझे, हमारे परिवार को प्रायोरिटी देके उनको साथ रखकर अपना काम करती हैं, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बनना। मेरी माँ के साथ साथ मुझे अभी भी याद है, मैं सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 साल की थी और उस टाइम पे मैं अपनी बुआ को बहुत मानती थी। मेरी बुआ सीए की तैयारी कर रही थी और वो कोचिंग जाती थी, पढ़ाई करती थी, तो आई वॉज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड कि अभी बुआ ट्यूशन से आएंगी, अभी मैं उनके साथ बातचीत करूंगी कि वो क्या कर रही हैं, उनकी कॉलेज में क्या चल रहा है। मैं उनको लेकर बहुत खुश होती थी। एक दिन जब वो कोचिंग से वापस लौटी तो वो अपने कमरे में गई और उधर ही पढ़ाई कर रही थी। और जब थोड़ी देर बाद वो नीचे आई तो पापा आ गए थे और पापा ने उनकी गाड़ी की जो डिग्गी होती है उसमें से कुछ निकाला और उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई और फिर वो बात झगड़े में तब्दील हुई। और फिर उसके बाद पापा ने अगले दिन से उनका ट्यूशन कोचिंग जाना बंद कर दिया। 6 months लेटर उनका एक रिश्ता तय हुआ और फिर 1-1.5 साल बाद उनकी शादी हो गई। जो उनका सीए बनने का सपना था वो सपना रह गया। और उसके बाद से अब तक वो ये सोचती आई हैं कि अगर उस दिन पापा को उनकी डिग्गी में से जो भी मिला, अगर वो नहीं मिलता तो क्या होता। जब मैंने अपनी बुआ का सपना टूटते हुए देखा, सिर्फ एक बहुत ही छोटी उम्र में, अपने बचपन में, तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे ना अपनी लाइफ डिफरेंट बनानी है। पर वो नहीं पता था कि ये कैसे होगा। आई स्टिल रिमेंबर, मैं आई वॉज इन 7th और 8th क्लास और जब मैं अपनी मामी के साथ शॉपिंग करने गई और हम लोग बाहर बाजार में घूम रहे थे दिल्ली में, तो एक ड्रेस देखकर ना मुझे ऐसा लगा कि मामी मुझे ना ये ड्रेस पहननी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर की लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, हमारे घर के मर्द अलाउ नहीं करते। मुझे समझ नहीं आया कि हमारे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती का क्या मतलब होता है और कौन से घर की लड़कियों को ये अलाउड होता है, ये भी नहीं पता था। इसीलिए एट अ वेरी यंग एज मैंने डिसाइड किया कि मुझे हाइपर इंडिपेंडेंट होना है। सारा काम खुद करना है, मम्मी पापा को कुछ नहीं बताना है, उन पर भरोसा कम करना है और अपनी लाइफ अगर अपने टर्म्स से जीनी है ना तो अपनी डिपेंडेंसी उनके ऊपर कम करनी है और दुनिया में थोड़ा सा अपना नाम बनाना है। इसीलिए आई रिमेंबर आई वांटेड टू एक्सेल एट स्कूल। मुझे स्कूल में ना सबसे बेस्ट बनना था। मैंने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया।
मेरे को मॉनिटर भी बनना था, मुझे रिप्रेजेंटेटिव भी बनना था ड्रामेटिक्स क्लब का, क्योंकि मुझे हर जगह अपने आप को प्रूव करना था कि जो भी मैं चाहती हूँ अपने लिए, जैसी भी लाइफ में अपने लिए चाहती हूँ, वो मैं शुरुआत से प्रूव कर पाऊँ कि मैं डिजर्व करती हूँ। ड्रामेटिक्स क्लब की प्रेसिडेंट बनी मैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं कॉन्स्टेंटली करती रही, एंड एट द एज ऑफ 16 जब मैं स्कूल में थी और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट करना चाहती थी और ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि एवरीबडी इन स्कूल वुड रिमाइंड मी कि मैं बहुत, मेरी हाइट छोटी है एंड आई लुक वेरी यंग, तो इस वजह से मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा, इसीलिए आई वॉन्टेड टू फाइट विद एवरीथिंग एवरीबडी सेड। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊंगी, वहाँ पे पढ़ाई करूंगी। और जब मैंने ये आइडिया अपने पापा के सामने रखा और अपने रिश्तेदारों के सामने रखा, तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि किसी के भी पिताजी भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं भेजेंगे तुम्हें बाहर। याद नहीं है तुम्हारी बुआ के साथ क्या हुआ था? एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि इतना करने के बाद भी लोगों को अभी भी लगता है कि मैं वो मौका डिजर्व नहीं करती अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेने का जो मैं करना चाहती हूँ। इस बारे में मेरी पापा से बात नहीं हुई थी अभी तक, और मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं पापा को कैसे कन्विंस करूंगी मुंबई जाने के लिए, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में कोई भी लड़की आज तक ऐसे बाहर गई नहीं थी, और जिनको भी बताया था कि मेरे पापा मुझे भेजेंगे, मैं ऐसा सोच रही हूँ, वो लोग इमीडिएटली उसी टाइम पे डिनाई कर देते थे इस बात को कि तुम्हारे पिताजी तो नहीं भेजेंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और मैंने सोचा कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। और मैंने एक दिन, एक रात जब पापा आए तो मैं ट्रे लेकर गई और मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे ना मुंबई जाना है, एक कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। और पापा ने कहा क्यों, किस लिए जाना है, क्या होगा, उधर इधर पढ़ाई नहीं कर सकती, दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर सकती, नानी रहती है वहाँ पर, तो खाना पीना रहना सब मिल जाएगा, मुंबई क्यों जाना है? और मैंने कहा कि पापा वहाँ पे ना बहुत बढ़िया कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज मुंबई में ही है। और पापा मुझे देख रहे हैं और वो मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने कहा चली जा, पर देखना अगर दिल्ली हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर मैं क्लियर कर लूँगी और पापा को ज़्यादा मनाऊँगी तो हो जाएगा। मुझे लड़ने के लिए, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि अगर पापा नहीं मानेंगे तो मैं लड़ और झगड़ लूँगी। पर पता है मुझे क्या लगता है कि हम मिडिल क्लास बच्चे ना, हम अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स से झगड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी का, हमारे पूरी एग्जिस्टेंस का इतना बड़ा हिस्सा होते हैं हमारे माँ बाप, कि अगर हम उनसे झगड़ के कुछ कर भी लेते हैं ना, तो भी हम अधूरा ही फील करते हैं। हम ना आज अगर उनसे लड़के कहीं चले जाते हैं ना, तो वापस आके सॉरी बोलते हैं या फिर बीच रास्ते में ही कॉल करके सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए उनका वैलिडेशन, उनका अप्रूवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए जब पापा ने मुझे कहा कि देख लेना, मुझे पता था कि यही मेरा मौका है और इसी में मुझे क्लियर करना है, और इस बार आई वांट टू जस्ट मेक इट हैपन फॉर माई सेल्फ। जैसे तैसे करके मैंने बॉम्बे में एडमिशन लिया और पापा को मनाया, मम्मी को मनाया, एंड इट वाज ऑल हैपनिंग। ये सब ऐसा हो रहा था जैसा मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपनी लाइफ में। तो जब मैं बॉम्बे गई तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे जैसी लड़की जो एक छोटे शहर से आती है, जो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती है, जिसकी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है कि उसे रात को नाइट आउट्स के लिए भी नहीं भेजा जाता था, वो अब एक अकेले एक शहर में रहने वाली है, विच इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम, जहाँ पे उसे वो सब करने का मौका मिलेगा जो वो करना चाहती है, जिस इंडिपेंडेंस के लिए उसने बचपन से क्रेव किया है ना, वो अब उसे वहाँ पर मिल जाएगी। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा होने वाला है, और इट फेल्ट लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लगा कि ये एक मौका मुझे मिला है और मैं इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकती। कॉलेज का पहला दिन था और पापा और मैं, हम लोगों के जो ओरिएंटेशन सेरेमनी था वहाँ पर गए, और जो हमारी सीनियर्स थी उन्होंने ड्रेसेस पहन रखी थी। इट वाज अ कोएड कॉलेज और मैं गर्ल्स स्कूल से आती थी, तो मेरे लिए सब बहुत नया था। और मैं ये सब देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि अब मैं इसका हिस्सा बनने वाली हूँ, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और तभी मेरे पापा ने मुझे बोला कि देख बेटा, हम तुझे बहुत भरोसा करके यहाँ पे भेज रहे हैं, तो इसीलिए हमारा भरोसा मत तोड़ना और इनके जैसा मत बनना। और तब मुझे लगा कि देखो, मौका तो मिल गया है, लेकिन अगर कुछ भी गलत कर दिया ना, तो वो छिन जाएगा और अब वो वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कॉलेज में एक लिस्ट बनाई
कि मुझे इन टाइप के लोगों से बात नहीं करनी है, जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं उनसे बात नहीं करनी है, जो लोग ज़्यादा छोटे कपड़े पहनते हैं उनसे बात नहीं करनी है, जो लोग ज़्यादा बाहर घूमते हैं उनके साथ बात नहीं करनी है, जो ज़्यादा चीज़ें करते हैं उनके साथ बात नहीं करनी है। और ये सब मिला के मैं किसी से बॉन्ड ही नहीं कर पा रही थी, किसी के साथ दोस्ती ही नहीं कर पा रही थी। और एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे शहर में आके जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता है, जब आपकी दोस्ती किसी से नहीं होती और आप अपने इतने फ़िल्टर्स लगा लेते हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ जाते हो। और जब मैं बहुत अकेली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो ख्वाब मैंने देखे हैं ना, वो वो मुझे खुद से दूर कर रहा है, वो सब चीज़ों से मुझे बहुत अलूफ़ फ़ील करा रहा है। इसीलिए इट वाज़ 9 सितंबर 2018 और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड थी। और तब मैंने एक स्टोरी टेलिंग ओपन माइक जो हो रहा था, वहाँ पे अप्लाई किया था। और मैं स्टेज पे गई और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ये कर लूँगी, क्योंकि मैंने स्कूल में किल किया है, मैंने इतना सारा अपना पास्ट में चीज़ें की थी जयपुर में, तो मुझे लगा कि यहाँ पर आके तो मैं बहुत ही बढ़िया कर लूँगी। 9 सितंबर 2018 मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ी और जब मैंने अपनी कहानी लोगों को बोलना शुरू किया, तब लोगों ने उस तरीके से मुझे देखा नहीं जैसा मैंने सोचा था कि वो देखेंगे। और लोग खुश नहीं हो रहे थे, ताली नहीं बजा रहे थे और मैं अपनी कहानी बोल रही थी और मुझे लगा कि ये ऑडियंस ही खराब है, इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन जब मैं स्टेज से उतरी और मेरे बाद दूसरे परफॉर्मर्स चढ़े, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में ही, मुझे नहीं आता ये जो कर रहे हैं। एंड दैट वाज़ द टाइम आई वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग। और मुझे समझ आया कि अपनी कहानी बोल पाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ट फॉर्म है। और मुझे लगा कि जो दूसरे लोग हैं, जो यहाँ पर आके अपनी कहानी बोल रहे हैं, अगर मैं उनकी तरह थोड़ा भी कुछ काम कर पाऊँगी ना, तो मैं आई विल क्लियर इट इन माई लाइफ और मुझे वही करना है। इसीलिए मैंने सारे वीडियोज़ देखना शुरू किया और बॉम्बे में जहाँ पे मैं दूसरे लोगों से बॉन्ड नहीं कर पा रही थी, मैंने अपना सारा फ़ोकस स्टोरी टेलिंग पे डाल दिया। और मैंने अपना सारा टाइम वीडियोज़ देखने में, चीज़ें करने में, ओपन माइक्स में जाने में लगा दिया, जिसकी वजह से मैं उस आर्ट फॉर्म के बारे में जान पाई। मैं एक दूसरे ओपन माइक में गई, मैंने एक कहानी लिख के भेजी, वहाँ पे गई, वहाँ पे भी चीज़ें सही नहीं हो रही थी। फिर मैं तीसरे पे गई, तीसरी बार भी मैं सिलेक्ट हुई और वहाँ पे भी मैं जब स्टेज पे गई तो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। और फिर मुझे लगा कि शायद ये भी मेरे लिए नहीं है और ये नहीं हो पाएगा मुझसे। और पता है, बॉम्बे में ना मैं कोशिश कर रही थी अपने आप को सेटल इन करने की, मैं दूसरे लोग जो कर रहे थे वो भी कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे फिट इन करना चाहती थी। और यही सेम चीज़ मैं वहाँ पर स्टोरी टेलिंग में भी कर रही थी, इसीलिए मैं सबकी वीडियोस देखती, जितने भी लोग मैंने देखे थे, अमनदीप, प्रिया, हेली, जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन मिल रहे थे, मैं सबकी वीडियोस देख रही थी और सारी चीज़ें मैं कॉपी करने लगी थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनकी तरह बन पाऊँ। फिर मैं दो तीन ओपन माइक्स में गई और वहाँ पे मैंने वो कोशिश की, लेकिन इट वॉज नॉट वर्किंग आउट। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कमी है, क्योंकि जिस तरीके से वो लिखते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। इसीलिए उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मैं और ओपन माइक्स में नहीं जाऊँगी और मैं स्टोरी टेलिंग को भूल जाऊँगी और मैं अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीऊँगी। पर तभी एक ओपन माइक का पोस्टर इंस्टाग्राम पे आया, जो कि जयपुर में होने वाला था, सेम कंपनी टे पटेल का। और मैंने सोचा कि यार, इनके साथ मैंने मुंबई में परफॉर्म कर लिया है, तो अभी जब मैं दिवाली की छुट्टियों में जयपुर जा रही हूँ, तब तो मैं कर ही सकती हूँ वहाँ पे परफॉर्म। एक आखिरी मौका दे के देते हैं। तो मैंने एक कहानी लिखी जो जयपुर के बारे में थी, टे पटेल को भेजी और उन्होंने मुझे लिखा कि वनिका, तुम्हारी कहानियाँ बढ़िया होती हैं, लेकिन तुम्हारा ना वॉइस मॉड्यूलेशन सही नहीं है, तुम्हारा नरेशन ठीक नहीं है, तो तुम वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजोगी? तो मैंने कहा ठीक है। उनको 5 वॉइस नोट्स भेजने के लिए मैंने अपने फ़ोन पे कम से कम 90 वॉइस नोट्स रिकॉर्ड किए कि किसी भी तरीके से मेरा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो सही आ जाए, मेरा जो नरेशन है वो बेटर हो जाए। और उस चीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू डू इट। अब दिन आया जब जयपुर में मैं परफॉर्म करने वाली थी और मैं अपनी मम्मी को साथ लेके गई ताकि उनको मैं दिखा सकूं कि मैं कर क्या रही हूँ। और मैंने टिकट ली मम्मी की, हम दोनों से इवेंट में गए। मेरा जो परफॉर्मेंस था वो 5th नंबर पे था। जब मैं स्टेज पे गई और मैंने अपनी पहली लाइन बोली, मैं अपनी पूरी स्क्रिप्ट भूल गई, जो मैंने 90 बार रिकॉर्ड की थी।
जो मैंने इतनी कोशिश करके याद की थी, जिसका नरेशन इतना ज़्यादा मैंने कोशिश किया था, मैं वो स्क्रिप्ट फर्स्ट लाइन बोलने के बाद भूल गई। अब मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मेरी मम्मी पहली बार एक ओपन माइक देखने आई है और वो तीसरी रो में बैठी है मेरी आँखों के सामने, और वो मुझे बोल रही है, "बोल, बोल ना, बोल क्यों नहीं रही?" और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे अगला सेंटेंस क्या बोलना है। आई वाज़ ब्लैंक। और तब मुझे लगा कि देखो, मैं अपनी मम्मी को लेट डाउन नहीं कर सकती, मुझे इन्हें बताना है कि आता है मुझे, कि मैं इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस तो लूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने बस अपनी कहानी बोलनी शुरू की, रैंडमली। और जब मैंने बोलनी शुरू की ना, तो मैंने देखा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग ताली बजा रहे हैं और वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज स्माइलिंग इन द ऑडियंस, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं ऑडियंस में बैठ के, और वो मैंने कभी नहीं देखा था। जब मैं नहीं भूली थी तब भी नहीं देखा था। और वहाँ पे पीछे अमनदीप खड़ा था, जिनकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी थी, और वो ताली बजा रहे थे, वो स्नैप कर रहे थे। कोपल वहाँ पे खड़ी थी, जो टेप पटेल की फाउंडर है, और वो वहाँ पे स्नैप कर रही है। और मुझे लगा कि ये लोग, मैं तो कुछ भी बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी कहानी सुना रही हूँ, ये लोग स्नैप क्यों कर रहे हैं? और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऑल दिस वाइल मैं ना दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बनना खुद की तरह था। मुझे अपनी खुद की आवाज ढूंढनी थी, जो मुझे उस दिन तब मिली जब मैं अपनी लिखी हुई कहानी भूल गई थी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हो जाऊंगी मैं उनकी तरह, तो रहेगा नहीं कोई मेरी तरह। और उसके बाद जब मैं वहां से वापस गई, तो मैंने मम्मी से पूछा कि आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस। एंड फर्स्ट टाइम एवर, मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था वो, जब मम्मी ने कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वो ना 12th के एग्जाम में मिला, वो ना डिनाइट चालू करने पे मिला, वो किसी भी इवेंट को करने पे नहीं मिला, बट पहली बार इन वर्ड्स, नॉट ऑन व्हाट्सएप स्टेटस, ना व्हाट्सएप पर ना फेसबुक पर, पहली बार मेरे चेहरे पर मुझे बोला गया था दैट शी वाज प्राउड ऑफ मी। तो स्टोरी टेलिंग की जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई। उस दिन मैंने ये तो डिस्कवर कर लिया था कि मुझे अपनी कहानी बोलनी है अपने तरीके से, किसी को कॉपी नहीं करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि सफर को आगे कैसे लेके जाएं। तो 1-1.5 साल तक मैंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। फिर 1 साल बाद दिसंबर का टाइम था और मैं अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी, तब मुझे दिखा कि टेप पटेल एक इंटर्न ढूंढ रहा है फॉर अ मंथ। 1 महीने के लिए उन्हें कोई चाहिए जो उनके क्यूरेटर को रिप्लेस कर सके। तब मैं उनके वहाँ पे इंटर्न करने गई और पूरा 1 महीना मैंने सिर्फ बैठ के कहानियाँ पढ़ी जो उनके पास आती थी। जो दूसरे लोग लिखते थे उनकी कहानियाँ मैं पढ़ती थी, और तब मुझे समझ आया कि कहानी लिखते कैसे हैं और कहानी परफॉर्म कैसे करते हैं। और तब जब मैं वो काम कर रही थी, तो मैंने कोपल को बोला कि मेरे पास एक और कहानी है, क्या मैं वो परफॉर्म कर सकती हूँ? कोपल ने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती हो। और मैंने वो कहानी परफॉर्म की और बहुत ही अच्छी तरीके से वो परफॉर्म हुई। लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो मैं थोड़ी हिचकिचा रही थी, बहुत नर्वस थी, काँप रही थी, और मुझे लगा कि ये वाली स्टोरी तो यूट्यूब पे जाएगी नहीं। और मैं बहुत खुश थी इस बात से, क्योंकि वो कहानी मेरे पहले हार्ट ब्रेक के बारे में थी, और मैंने ये सोचा कि अगर ये कहानी ऑनलाइन जाती है हार्ट ब्रेक के बारे में, तो मेरे घर वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना, हमारी मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिलीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लड़की का बॉयफ्रेंड हो और वो अगर अपने ब्रेकअप के बारे में बात कर ले इन पब्लिक, तो सबसे ही बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मुझे पता था कि ये वाली कहानी बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए मैंने परफॉर्म किया और मैं खुश थी इस बात से कि ऑनलाइन नहीं जाने वाली। फिर मैंने 2-3 बार परफॉर्म किया एंड मुझे लगा कि इवेंचुअली कोई ना कोई कहानी हम डाल देंगे। बट मार्च में वन रैंडम डे मुझे एक वॉइस नोट आया, हाय वनिका, वी आर रिलीजिंग योर स्टोरी टुमारो। मैंने कहा कौन सी कहानी? उन्होंने कहा वही जो दिसंबर में रिकॉर्ड की थी, हार्ट ब्रेक वाली। मैंने कहा हाय राम, अब सब खराब हो जाएगा, अब मेरे मम्मी पापा मुझे खत्म कर देंगे। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने पूरे परिवार में कि मैंने ऐसा बोला है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। हमारी फैमिली की लड़कियां ये इमेजिन ही नहीं कर सकती हैं। पर मैं कैंसिल नहीं कर सकती थी ये, तो मुझे लगा जैसे तैसे करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कल रिलीज हो रही है। वो स्टोरी रिलीज हुई, मैंने डिसाइड किया मैं मम्मी को लिंक नहीं भेजूंगी, ये रिलीज हुई है, ये वहीं पे खत्म हो जाए तो ही बेटर है, मैं ऐसे बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी। पर अपेरेंटली दैट स्टोरी वेंट वायरल
वो मेरी पहली कहानी थी यूट्यूब पे जिसका नाम था इम्परफेक्ट हो तुम भी, और वो वायरल हो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह मेरी माँ का कॉल आया मुझे कि ये क्या बोल रही है तू यूट्यूब पे, ऐसे कह रही है कि किसी लड़के के साथ चक्कर था तेरा। मैंने कहा नहीं मम्मी, वो तो फिक्शन है, वो तो बस ऐसे ही बोला है, वो यूट्यूब पे ऐसे कहानी डाली है। मम्मी कहती सब समझ आता है मेरे को, ये सब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मम्मी, सच में ऐसा ही था। तो कहती कि देख बेटा, तुम जहाँ से आते हो ना वहाँ पे हम रह चुके हैं, तो मुझे सब पता है। लेकिन अगर अपनी लाइफ में कभी भी आगे चल के कोई भी ऐसा लड़का मिले या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन से तो गुजरे, तो सबसे पहले अपनी माँ को बताना, यूट्यूब पर मत बताना। और मुझे लगा ओह, दिस वाज डिफरेंट। ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह तरीके से जाएगा। इट वाज शॉकिंग फॉर मी। और जब मम्मी से थोड़ा सा वैलिडेशन मिला तो मैंने यूट्यूब पे खुद वो कहानी देखने की हिम्मत बनाई, और जब मैंने देखा तो उस पे 2 दिन में 1 लाख व्यूज हो गए थे, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 1000-2000 बढ़ गए थे, और इतने सारे लोगों के मैसेजेस कमेंट्स कि हम आपकी कहानी से रेजोनेट कर रहे हैं। और मैं ऐसी थी कि ओह, अब तो मैं भी कहानियां सुना सकती हूँ, अब तो मैं भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। और इसी फेथ के साथ मैंने सोचा अब मैं और ओपन माइक्स में जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें करूंगी। लेकिन उसी महीने में लॉकडाउन लग गया, और जो कहानी शुरू हुई थी कहानीकार बनने की, वो वहीं स्टॉप हो गई विद 21 दिन का लॉकडाउन। और मैं अपने घर पे बैठी थी ये सोच के कि शायद ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो मैं स्टेज पे जाके कहानियाँ सुनाऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और मैं कहानियाँ सुनाना चाहती थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। तो जब मैं घर पे थी तो मैंने एक कहानी लिखी थी और वो मैंने टेप पटेल को भेजी, और उन्होंने कहा कि तुम ये घर पर रिकॉर्ड कर सकती हो। मैंने कहा मेरे घर पर, मेरे मम्मी पापा मेरी दादी, उन लोगों को ये सब समझ नहीं आता, वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा तुम कोशिश तो करो। मैंने कहा हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है। तो मैंने अपने घर पे अपने पापा मम्मी दादी सबको मनाया और कहा कि मैं घर पे कुछ रिकॉर्ड करने वाली हूँ, यूट्यूब पे जाने वाला है। उनको इनिशियली कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमने अपने घर के सोफे को स्टेज बनाकर, आसपास 2 कैमरे लगाकर ट्राइपॉड पे पहली बार मेरी पहली ऑफ शूट कहानी रिकॉर्ड की, जिसका कैमरा मेरे पिताजी ने पकड़ रखा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई अलग ही यूनिवर्स है। अगर आप 6 साल पहले वाली वनिका को जाके बोलोगे ना कि एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारा कैमरा पकड़कर तुम्हें यूट्यूब पे कहानी डालने के लिए अलाउ करेंगे, और तुम ये सब करोगी जो तुम एक नए शहर में रहकर आओगी, और तुम वो सब करोगी जो तुम करना चाहती हो, उसको बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता। लेकिन वो वाली वनिका, शी वॉज लिविंग दैट ड्रीम इन 2020। तो हमने वो स्टोरी घर पे शूट की, वो ऑनलाइन गई और वो भी वायरल गई। उसके बाद उस पूरे टाइम में जब बाकी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई वक्त आएगा और तब हम जाके रिलीज़ करेंगे, उस टाइम पे मैंने अपने घर से रिकॉर्ड करके, अपने खुद के होम टाउन से रिकॉर्ड करके 8 स्टोरीज टेप पटेल के प्लेटफॉर्म पे उस 1 साल में डलवाई थी, जिसकी वजह से आज मैं वो सब कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने उस वीडियो से 2-4 छोटी-छोटी वीडियोस काट के रील्स इंस्टाग्राम पे डाल दी, और मैंने सोचा कहीं तो लोग देखेंगे, मेरे परिवार रिश्तेदार। और वो वीडियोस इंस्टाग्राम पे मेरे प्रोफाइल से वायरल हो गई, और मेरे जो 12,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, वो 2 दिन के टाइम में 75,000 हो गए। एंड ये जो पूरी चीज हुई, इट वाज, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और अचानक से मैं इंस्टाग्राम से फुल टाइम कहानी सुना के अपना काम कर सकती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, और इतनी सारी लड़कियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। तो 5 साल के कंटेंट क्रिएशन और स्टोरी टेलिंग की जर्नी में मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया। मैंने परफॉर्म किया अनिरेस पोइट्री, टेप पटेल, स्पिल पोइट्री, कम्युनिटी, उनके स्पोकन के साथ। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करती हूँ, और इसी की वजह से टुडे आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और रिसेंटली मैंने अपने पापा की और मम्मी की गोवा ट्रिप स्पॉन्सर की, जो कि मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है कि मैं अपने पापा को अपने पैसों से घुमाऊंगी। और 23 साल की हो गई हूँ,
और अभी भी कुछ-कुछ रिश्तेदार हैं जो बोल देते हैं कि आपकी बेटी शादी कब करेगी? लेकिन अब मेरे मम्मी-पापा उनको देखकर ये नहीं बोलते कि हम जल्दी शादी करवाएँगे। वो ये बोलते हैं कि जब करनी होगी कर लेगी, अभी तो अपना काम कर रही है, उसे बहुत आगे जाना है। और ये जो स्विच मैंने अपने पापा में, अपनी मम्मी में देखा है ना, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ आज। और मैं जिस तरीके से रहना चाहती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे पैसे किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी जैसी सारी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि शायद तुम्हें हमेशा ये बताया जाएगा कि अगर वो तुम्हारी माँ के लिए ठीक था, तुम्हारी नानी के लिए ठीक था, तुम्हारी बुआ के लिए ठीक था, तो तुम्हारे लिए ठीक क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें क्यों ज़्यादा चाहिए? पर अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है ना, तो तुम जो भी चाहो तुम वो कर सकती हो। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो वो तुम भी कर सकती हो। बस तुम्हें थोड़ा-सा भरोसा, थोड़ा-सा सब्र और हिम्मत की ज़रूरत है जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तो किसी और के फ्यूचर को देखकर अपना फ्यूचर डिटरमाइन करने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हारा अपना कहानी है और वो तुम अपने तरीके से लिख सकती हो। ये टॉक देखकर हमने एक कदम बढ़ाया है फाइनेंशियल आज़ादी की ओर। इसी तरह अब कदम बढ़ाते हैं बहुत सारी सेविंग्स की ओर और पाते हैं कैशबैक अपने हर ऑनलाइन ऑर्डर पे। आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.